सचिव के पद के अंतर्गत भारतीय प्रशासन के समस्त नियंत्रण की शक्ति निहित कर दी गई थी। अंग्रेज शासित भारत में वायसराय जो अध्यादेश जारी करते थे वह इसी अधिनियम से करते थे, 1861 के अधिनियम से। अब से होंगे 1909 के अधिनियम का सार क्या था, 1919 के अधिनियम का सार क्या था। उसी तरह ये प्रश्न बनेगा 1892 के अधिनियम का सार क्या था। नहीं मिला था, सिर्फ उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला था जो था बजट पर बहस करने की शक्ति। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है। वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी का ये 5वां वीडियो है और आपको आज यहाँ पर कंपनी के शासन के बाद से शुरू मिलेगा, जिसमें से ब्रिटिश ताज प्रशासन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे और इसमें डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम की शुरुआत होती है और भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर भारत का जो शासन था डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था और इसी के तहत जो हम लोग पहले पढ़े थे गवर्नर जनरल, अब गवर्नर जनरल का जो पद था वो क्या बना दिया गया, वायसराय बन गया था। वायसराय कहा जाने लगा था और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कैनिंग। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था और इसकी सहायता के और इसी राज्य सचिव के पद के अंतर्गत भारतीय प्रशासन के समस्त नियंत्रण की शक्ति निहित कर दी गई थी और इसकी सहायता के लिए, इसकी अर्थात राज्य सचिव पद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ये ध्यान रखें दोस्तों। अब वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। प्रश्न ये भी पूछेगा, वायसराय का काम ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन चुका था, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसी कड़ी में याद रखेगा कि इसके अंतर्गत जितने भी कार्य हो रहे थे वह सीधे अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो रहा था। इसी कड़ी में दोस्तों नेक्स्ट अधिनियम देखेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट अधिनियम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1861। ये भी अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा और यहां से अक्सर प्रश्न भी बनते हैं। देखेंगे अब इसमें हम लोग महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और समझेंगे क्या क्या इसमें काम हुए थे। साथ ही साथ इसमें एग्जाम की दृष्टि से कहां से प्रश्न बने, याद रखिएगा। कानून बनाने की प्रक्रिया में इसी भारत शासन अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कानून बन रहा था उस कानून को बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। किसको? भारत के प्रतिनिधियों को इसी अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रखिए ये भी याद रखिएगा, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न पूछता है ये कि मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति किस अधिनियम से मिला था, तो भारत शासन अधिनियम 1861 से मिला था। और मद्रास और बंबई को जब ये मिला तो पूछेगा कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा किसी अधिनियम से हुई थी। अब इसके आगे क्या हुआ, वायसराय को आपातकाल में, याद रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वायसराय जो होते थे आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकते थे। याद रखिएगा वायसराय आपातकाल में क्या जारी कर सकते थे दोस्तों, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे। याद रखिएगा अध्यादेश जारी कर सकते थे और इसका अधिकतम 6 माह तक का प्रभाव होता था। साथ ही साथ इसी से मैं कनेक्ट करके बताता हूं आपको कि भारत में, वर्तमान भारत में, ये तो अंग्रेज शासित भारत का हो गया ना, अंग्रेज शासित भारत में वायसराय जो अध्यादेश जारी करते थे वह इसी अधिनियम से करते थे, 1861 के अधिनियम से। अब सवाल ये बनता है कि वायसराय का जो अध्यादेश था वो कितना दिन प्रभावी होता था, तो 6 माह। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि क्या स्वतंत्र भारत में अध्यादेश जारी करने का कोई नियम है, तो हाँ, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में 1935 का अधिनियम, याद रखिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। याद रखिएगा इसी अधिनियम के तहत 1935 के एक्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं अध्यादेश जारी करते हैं और ये राष्ट्रपति
किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो याद रखिएगा 123, 1, 2, 3। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि वर्तमान भारत के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं? तो आप याद रखिएगा बिल्कुल कि भारत में राज्यों के राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं, और वो किस आर्टिकल से करते हैं? तो याद रखिएगा वो 213 से करते हैं। प्रश्न पूछेगा जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह किस अधिनियम से है? तो वो भी 1935 के ही अधिनियम से है। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, वो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिएगा दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। इसके हम लोग महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा इस अधिनियम के तहत सीमित अर्थों में इसका अर्थ क्या था? प्रश्न पूछेगा इस अधिनियम का एक सीमित अर्थ क्या था, या इसका सार पूछ देगा, इसका सार क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था? तो याद रखिएगा ये प्रश्न कभी पूछ दे इस तरह से, जिस तरह से एक प्रश्न आप लोग अक्सर देखते होंगे 1909 के अधिनियम का सार क्या था, 1919 के अधिनियम का सार क्या था, उसी तरह ये प्रश्न बनेगा 1892 के अधिनियम का सार क्या था या निष्कर्ष क्या था? तो याद रखिएगा निर्वाचन पद्धति की विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निर्वाचन पद्धति की विशेषता दोस्तों, इसका ये विशेष सार था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम VVI है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न पूछेगा निर्वाचन सीमित अर्थों में इस अधिनियम का विशेषता निर्वाचन पद्धति का विशेषता होना है, अर्थात निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसी अधिनियम के तहत एक काम और हुआ, जो वार्षिक बजट आता था, वार्षिक बजट, याद रखिएगा दोस्तों, क्या? वार्षिक बजट जो है इस पर भारतीयों को बहस करने की शक्ति दी गई थी। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा भारतीय लोग इस पर सिर्फ बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछने का अधिकार और मत देने का अधिकार नहीं मिला था। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारतीय लोग बजट पर क्या कर सकते थे? भारतीय लोग बजट पर सिर्फ बहस करने की शक्ति इन्हें मिली थी, लेकिन इसी बजट पर 2 अधिकार नहीं मिला था। एक था प्रश्न पूछने का अधिकार इन लोगों को नहीं मिला था, और दूसरा बजट पर मतदान करने का अधिकार भी इन लोगों को नहीं मिला था। ये भी याद रखिएगा। अब सवाल उठता है, अगर प्रश्न पूछना ही होता तो कितने दिन पहले पूर्व में नोटिस देना होता था? तो याद रखिएगा 6 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था, ये ध्यान रखिएगा। अब इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न होता था, तो पूरा प्रश्न पूछेगा 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर किसका अधिकार नहीं मिला था? तो याद रखिएगा इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, मतदान का अधिकार भी नहीं मिला था, सिर्फ उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला था जो था बजट पर बहस करने की शक्ति। इसी के आगे हम लोग यह भी ध्यान रखेंगे, इसी अधिनियम में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की भी बात कही गई थी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की ओर। 1892 हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग बढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की ओर। हेडिंग है भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिएगा दोस्तों, यहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं और इसमें भी हम लोग बहुत बेहतरीन सब इंपॉर्टेंट बात करेंगे। याद रखिएगा इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा इस अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे भारत परिषद अधिनियम में और क्या हुआ। याद रखिएगा भारतीयों को पहली बार विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था। 2 चीज याद रखिएगा, विधि बनाने में, विधि निर्माण करने में, और प्रशासन में विधि निर्माण और प्रशासन में। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। भारतीयों को पहली बार विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा इसी अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था, और प्रथम भारतीय जो शामिल हुए थे उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये याद रखिएगा। अब इसी अधिनियम में
1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन इसी अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला था। और इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, और अंतिम पहलू जो आपको बिल्कुल ही याद रहना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा 1909 के अधिनियम का सार तत्व क्या है, तो याद रखिएगा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में प्रश्न स्टेटमेंट वाला बन जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो था, इस अधिनियम में कौन सी बातें नहीं थी, कौन सा बात सत्य है, तो जितनी भी मैं बातें बोला हूं उस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके बाद का नेक्स्ट अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट अधिनियम हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों इस अधिनियम के बारे में भी हम लोग एक से एक तमाम महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे और उनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। दोस्तों याद रखिएगा इस अधिनियम का भी एक नाम था, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, VVI है, याद रखिएगा कि किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई थी, तो 1919 अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की बात की गई थी। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन में आरक्षण का, तो याद रखिएगा पहली बार आरक्षण किसे मिला, मुसलमानों को मिला। अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम आरक्षण की बात किस वर्ष हुई, तो याद रखेंगे हम लोग 1909। अब पूछेगा कि निर्वाचन में मुसलमानों के बाद आरक्षण किसे मिला, तो याद रखिएगा 4 लोगों को मिला था। किस अधिनियम से मिला था, 1919 के तहत मिला था। तो जो 4 लोगों को आरक्षण, 4 वर्गों को जो लोगों को नहीं 4 वर्गों को जो आरक्षण मिला, वो 4 वर्ग कौन कौन थे ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों इसी अधिनियम के तहत 4 वर्गों को जो आरक्षण मिला उसमें सबसे पहला कौन था, याद रखिएगा सिख। सबसे पहला जिसे आरक्षण मिला था सिख, और सिख के बाद किसे मिला वो भी ध्यान रखिएगा, उसका नाम है भारतीय ईसाई। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय ईसाई। सबसे पहले मुसलमानों को 1909 में मिला, उसके बाद 1919 में सिख को मिला, सिख के बाद भारतीय ईसाई को मिला, और भारतीय ईसाई के बाद किसको मिलेगा, याद रखिएगा आंग्ल भारतीय। याद रखिएगा दोस्तों आंग्ल भारतीय। एंड लास्ट चौथा किसे मिला था, तो याद रखिएगा यूरोपीय को मिला था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1919 के अधिनियम में और क्या हुआ था। केंद्र में, अगला पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्र में जो है द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी। बिल्कुल इसको डिट्टो याद रखिएगा। और साथ ही साथ द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र में इसी अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे सब इसमें विषय का बंटवारा किया गया था केंद्र और प्रांतों में। याद रखिएगा, नेक्स्ट याद रखेंगे केंद्र और प्रांतों में क्या चीज का बंटवारा हुआ था दोस्तों, विषयों का बंटवारा हुआ था। इसी क्रम में अगला काम क्या हुआ था इसी अधिनियम से, याद रखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और साथ ही साथ दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। ये भी ध्यान रखिएगा। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट अर्थात स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की पहली बार बात कही गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा सबको। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मत देने का प्रथम बार अधिकार मिला था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट इस अधिनियम में और क्या हुआ था, भारत सचिव और उसके परिषद का वेतन जो भारतीय राजस्व दिया जाता था इसी अधिनियम के तहत बंद कर दिया गया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और एक आयोग का भी गठन किया गया था जिसे विधि आयोग कहा जाता था, और जो इसका रिपोर्ट समीक्षा करके 10 वर्ष के बाद पेश करता था। दोस्तों ये याद रखिएगा इसी अधिनियम के तहत में। इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उस वो अधिनियम में हम लोग देखेंगे। अगला है दोस्तों भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसके बारे में हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों वो सभी हम लोग देखेंगे। भारत शासन अधिनियम याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, पहला पॉइंट है इसका कि सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। दूसरा याद रखिएगा कि दूसरा इसमें काम क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा 1919 में लगाया गया था, तो प्रांतों में द्वैध शासन यहां समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट और तीसरा याद रखेंगे हम लोग मुद्रा और साख। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम से की गई थी। दोस्तों मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी। अब दोस्तों एक चीज और याद कीजिएगा, पहली बार निर्वाचन में आरक्षण किसे मिला? 1909 में मुसलमानों को, 1919 में 4 वर्गों को, सिख थे, यूरोपीय थे, भारतीय ईसाई थे, आंग्ल भारतीय थे, ये सभी थे। क्या इसके बाद फिर किसी को मिला? बिल्कुल मिला। अब भारत शासन अधिनियम 1935 फिर 3 वर्ग को मिलेगा, याद रखिएगा, फिर आरक्षण मिलेगा। या चुनावी आरक्षण में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसमें सबसे पहला किसे मिला था? दलित को मिला था, याद रखिएगा, दलित वर्ग को मिला। दूसरा किसे मिला था? याद रखिएगा दोस्तों, महिला को मिला था। और तीसरा याद रखिएगा दोस्तों किसे मिला था? श्रमिक लोगों को मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी अधिनियम के तहत 1937 में दिल्ली में स्थापना हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय नाम क्यों है ये भी हम बताएंगे दोस्तों। संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम से की गई थी। संघीय न्यायालय में कितने मेंबर थे? याद रखिएगा इसमें 7 मेंबर थे टोटल। एक चीफ जस्टिस थे, सीजे थे और 6 सदस्य न्यायाधीश थे। तो जो सदस्य न्यायाधीश थे उसका नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस थे एक, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है सर मॉरिस गवेयर। अब याद रखिएगा इसे संघीय न्यायालय क्यों कहा जाता है? तो इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप लंदन में, प्रिवी काउंसिल कहाँ था? तो लंदन में प्रिवी काउंसिल में आप जा सकते थे, अपील कर सकते थे। अब सवाल ये पूछेगा कि ये न्यायालय काम करना कब से प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा ये न्यायालय 10 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे इसी अधिनियम में और क्या काम हुआ था? याद रखेंगे केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया था। केंद्र और प्रांतों में शक्ति का विभाजन किया गया था, जिसमें संघ सूची था, राज्य सूची था और समवर्ती सूची था। केंद्र सूची था, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कितने विषय थे जिसे संघ सूची कहते हैं हम लोग? उस समय में संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में उस समय में 59 विषय रखे गए थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? तो याद रखिएगा दोस्तों 54 विषय थे। फिर ये भी याद रखिएगा समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो 36 विषय थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। इसी अधिनियम के तहत बर्मा देश हमसे अलग हुआ था। अब मन में सवाल उठ रहा होगा बर्मा देश हमसे अलग क्यों हुआ? आखिर बर्मा देश की हमारी स्थिति क्या थी? तो एक सरल शब्द में समझिएगा, एक सरल लाइन में समझिएगा, जो स्थिति हमारी अंग्रेजों के साथ थी वही स्थिति बर्मा की हमारे साथ थी। इसीलिए हम लोगों ने इसी अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। और मैं पहले भी बता चुका हूं बर्मा का संविधान कौन लिखा थे? तो हमारे ही देश के B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव लिखे थे। याद रखिएगा 1937 का चुनाव, अगला काम क्या हुआ था इसी अधिनियम से? 1937 का चुनाव
नेक्स्ट याद रखेंगे हम लोग 1937 का जो चुनाव हुआ था इसी अधिनियम के तहत हुआ था। लास्ट और हम लोग इसमें याद रखेंगे जब चुनाव हुआ तो क्या हुआ था, याद रखिएगा। अगला इसमें 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। 11 प्रांतों में इसी अधिनियम के तहत विधानसभा का गठन किया गया था और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी। अब ये भी याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं पढ़ाया था 1919 वाला में भारत परिषद, तो भारत परिषद का अंत इसी अधिनियम से कर दिया गया था। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर ही पहले पढ़ाए थे अगला काम कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से है, 1935 के अधिनियम से है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी अधिनियम से हुई थी। तो दोस्तों 1935 के अधिनियम में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैं सभी को बोला, जिस तरह मुझे याद है उस तरह आपको ये याद होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिंक करके होना चाहिए कहां पे किस अधिनियम में कौन सी बात की गई थी। तो जितने अधिनियम थे वहां से हम लोग देख लिए। अभी बीच में एक टर्म है जिसे हम लोग पढ़ते हैं बेबेल योजना के नाम से, अभी हम लोग बेबेल योजना पढ़ेंगे और बेबेल योजना के बारे में महत्वपूर्ण बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा बेबेल योजना। दोस्तों आप लोग हेडिंग बनाइएगा बेबेल योजना। देखिएगा दोस्तों, इसमें भी अब हम लोग बहुत अच्छी बात करेंगे। बेबेल योजना क्या था, कैसे था, क्या क्या इसमें कौन थे। याद रखिए दोस्तों 10 अक्टूबर 1943, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 10 अक्टूबर 1943। याद रखिए दोस्तों बेबेल योजना में 10 अक्टूबर 1943 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिनलिथगो थे के स्थान पर विस्काउंट बेबल जो थे वायसराय बनकर भारत का आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अक्टूबर 1943 को लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेबल भारत के वायसराय बन के आए थे। अब सवाल पूछेगा बेबेल योजना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये टर्म, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य पूछेगा कि बेबेल योजना का उद्देश्य क्या था, आखिर लिनलिथगो क्यों हटाया गया और विस्काउंट बेबल इसका स्थान पर क्यों आए। तो याद रखिएगा एक ही टर्म में अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा जो लाइन में बोल रहा हूं उसी को ढूंढ के मारना है। याद रखिएगा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए आए थे। याद रखिए दोस्तों क्या है, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से बेबेल योजना आया था। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बेबेल योजना में 10 अक्टूबर 1943 लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेबल आए। उद्देश्य क्या था, संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। इसी उद्देश्य से अब देखिए यहाँ का घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण सब है जो मैं बताऊंगा। किस उद्देश्य से, तो इसी उद्देश्य से, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। याद रखिए ये टर्म, इसी उद्देश्य से, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से वेबल जो थे, वेबल एक आदमी का नाम है, इसका नाम था विस्काउंट बेबल। तो ये कब गए थे, याद रखिएगा मई 1945 में लंदन गए। मई 1945 में ये कहां गए, लंदन गए। कौन गए, बेबल गए। अब याद रखिएगा, और जून 1945 में एक प्रस्ताव पेश किया। मई 1945 में लंदन गए और जून, याद रखिएगा दोस्तों, जून 1945 में ये एक प्रस्ताव पेश किए लंदन के असेंबली में। इसी प्रस्ताव को बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। सवाल यही है दोस्तों, बेबेल योजना क्या था, कैसे बना, तो मैं बता दिया कि बेबेल योजना मई 1945 में लंदन गए, वहां के असेंबली में इन्होंने एक बिल पेश किया, जून 1945 में इन्होंने पेश किया, जिसे बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि बेबेल योजना में क्या क्या था, बेबेल योजना में क्या क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब फिर इसका हम लास्ट में निष्कर्ष बताएंगे। उद्देश्य बताया, अब इस प्रस्ताव में क्या था ये जान लेते हैं हम लोग, प्रस्ताव में क्या था। देखिए दोस्तों, पहला, कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। सबसे पहला बात बोला कि मुसलमानों की संख्या, कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी, ये याद रखिएगा। दूसरा इसमें और बेबेल योजना के प्रस्ताव में क्या था, याद रखिएगा, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने थे। पहला मैंने क्या बताया कि कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी थी। दूसरा क्या मैं बताया,
परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य क्या होना था, भारतीय होना था। नेक्स्ट था तीसरा पॉइंट दोस्तों, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद नेताओं को रिहा करना था। और चौथा पॉइंट क्या था, याद रखिएगा दोस्तों, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाना था वेबल योजना में। और पांचवा था क्या दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ये पांचवा था। और छठवां क्या था, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना था। ये इसके प्रस्ताव थे, मैं बोल दिया हूं, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। सवाल उठता है कि वेबल योजना का निष्कर्ष क्या रहा, ये क्या चाहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इन वेबल योजना का उद्देश्य यह कहीं नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम में एकता कायम हो सके और भारत का विभाजन रुक सके। ये प्रश्न पूछता है वेबल योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये याद रखिएगा, यही लाइन को ढूंढ के मारना है स्टेटमेंट वाले सवाल में कि वेबल योजना का उद्देश्य यह कहीं नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में एकता हो और भारत का विभाजन रुक सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। अब हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिएगा, अंतरिम सरकार का गठन। दोस्तों अगला जो टॉपिक है, हेडिंग है, उस हेडिंग का नाम है अंतरिम सरकार का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोग अच्छी अच्छी बात करेंगे और आपको मैं कोशिश करूंगा कि पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। किसके तहत दोस्तों, 24 अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अगस्त 1946। ये सब प्रश्न जो है ना पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। और 2 दिसंबर 1946 को, ये भी डेट याद रखिएगा, 24 अगस्त को ये हुआ और 2 दिसंबर 1946 को, ये याद रखिएगा कि 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें और क्या काम हुआ था, जब ये हुआ तो इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन बने थे, ये ध्यान रखिएगा। और उपाध्यक्ष कौन बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो अध्यक्ष बने थे उसका नाम था वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कहीं कहीं पुस्तकों में बेवल का भी जिक्र है, तो उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब पूछेगा अंतरिम सरकार के में जो गठन कुल कितने सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें कुल सदस्य की संख्या 13 थी। याद रखिए दोस्तों, कितनी थी, 13 थी। और इसी अंतिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था। प्रश्न पूछेगा, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था, मुस्लिम लीग कब शामिल हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस सरकार में शामिल हुआ था। अब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया, उसका उद्देश्य नहीं था कि सरकार बने। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग शामिल होने का मुख्य उद्देश्य था भीतर ही भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग करना। अब सवाल उठता है मुस्लिम लीग के कितने मेंबर आए थे, यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। मुस्लिम लीग के इसमें 5 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे, 5 सदस्य इसमें आए थे। और 5 सदस्य का नाम क्या था दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसका ट्रिक है, इसका एक दोस्तों ट्रिक है जिसका नाम है जी जेल चला गया। जी जेल चला गया। जी से होता है दोस्तों गजांतर अली खान, जे से होता है जोगेंद्र नाथ मंडल, ए से है दोस्तों अब्दुल रब नस्तर, और आई से है दोस्तों आई चुंदगिरी, और एल से है दोस्तों लियाकत अली खान। ये 5 लोग इसमें शामिल हुए थे। अब इसके जगह पर भारत के कुछ लोग निकले होंगे ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी में भारतीय जो निकले थे उनका 3 नाम याद रखिएगा, सैयद अली जहीर,
शरद चंद्र बोस और सर सफत अहमद खां। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 5 आए थे और 3 हमारे यहां से निकले थे, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर सफत अहमद खां के स्थान पर 5 मुस्लिम लीग के जो सदस्य आए थे वो कौन कौन थे? गजांतर अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल, अब्दुल रब नस्तर, आई चुंदगिरी और लियाकत अली खान। दोस्तों इसी तरह से ये अध्याय का समापन होता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बचे हुए हैं जो हम विविध में पढ़ाएंगे। अगला वीडियो हमारा आएगा, इसीलिए हमारा पढ़ाया हुआ तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।